बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुश आमदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। नाज़रीन, आज बात करेंगे, रमज़ान तो गुजर गया है और ईद भी गुजर गई है। यूजुअली हमने ये देखा है कि कहा जाता है कि ईद के बाद जो सियासत होती है वो थोड़ी सी थम सी जाती है, नई डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, नई हैपनिंग्स हो जाती हैं और सिलसिला जो है वो थोड़ा रुख जो है वो मुड़ जाता है। अब तो ईद भी ख़त्म हो गई है, अब देखना ये है, हमने ये भी सुना कि कुर्बानी भी हो जाती है, दिस एंड दैट, लेकिन अब देखना यह है कि ईद तो ख़त्म हो गई, अब होगा क्या इलेक्शंस होंगे, क्या कोई वे फॉरवर्ड निकल सकेगा, और अगर नहीं तो फिर मामलात किस तरफ चले जाएंगे। कल 26 तारीख है, कल भी एक मीटिंग है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की क़यादत ने आना है। फिर उसके बाद 27 तारीख जो हेयरिंग भी है, इससे पहले जो हमने हेयरिंग देखी थी रमज़ान में, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो टेम्परेचर हमने देखा, उसमें काफ़ी देखा जा रहा था कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल हो जाएं। मुज़ाकरात की भी एक लंबी बहस रही और देखना अब ये है कि क्या मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल हो जाएंगे या फिर नहीं। और फिर इमरान खान साहब ने जी एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें इमरान खान साहब ने ये बात की है कि जो असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो उन्होंने तहलील की हैं वो जनरल बाजवा के कहने पर तहलील की हैं। पहले वो कहते थे मीर सादिक, मीर जाफ़र, और फिर उसके बाद उनका ये नैरेटिव रहा कि अमेरिका की तरफ से मुदाखलत की गई, मेरी हुकूमत को इन्होंने गिराया। लेकिन अब एकदम से जो उनका यू टर्न है, फिर वो ये कह रहे हैं कि जो असम्बलियाँ हैं वो इनके कहने पर तहलील कर दी गई हैं। अब इस सारी सूरत हाल के बाद जो इमरान खान के वोटर सपोर्टर हैं वो ना सिर्फ हैरान बल्कि परेशान भी हो गए हैं। फिर एक ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी हम देख रहे हैं, प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे, फिर IMF के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, DG ISPR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी उसमें अहम बातें की गई। फोकस उसमें यही रहा दहशतगर्दी के हवाले से कि इस टाइम कितने जो है दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया और इसके साथ साथ कितने ऑपरेशंस हो गए हैं, कितने में कामयाबी हासिल हुई है। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊं तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। मोहसिन रजा खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। बतूल राजपूत साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं और एंकर पर्सन भी है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे अमानुल्लाह कांडरानी साहब, एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मोहसिन साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DG ISPR ने, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कैसे देखते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? तो मैं इससे मौजूदा तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो फौज ने आज वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की डिस्पोजल पे है और वो जब चाहे पाकिस्तान आर्मी को बुला सकती है। उनका कहना था कि कोर्ट को बुलाने का इख्तियार आर्टिकल 245 के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास है और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो जब चाहेगी वो फौज को बुला सकती है। इस तरह जो उनकी सेक्रेटरी दिफा और दो इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की सुप्रीम कोर्ट के 3 डिप्टी बेंच के साथ चैम्बर में जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि चूंकि वो पब्लिक नहीं थी और वो कैमरा मीटिंग थी तो उसकी उन्होंने कुछ ज़्यादा अपना मालूमात शेयर नहीं की, लेकिन उन्होंने वो इसका जिस तो जाहिर कर दिया है कि वफाकी हुकूमत की जो है कहने पे फौज कहीं भी तैनात की जा सकती है। तो एक बात तो उन्होंने क्लियर कर दी कि फौज को बुलाने का इख्तियार जो है वफाकी हुकूमत के पास है और अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत के दरमियान है। तो दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की फौज का जो है सियासी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है और वेटरन्स की जो तंजीम है फौज की जो काबिल कदर खदमात जेल लोगों ने अंजाम दिए हैं जो पाकिस्तान फौज के वेटरन्स हैं, उनकी तंजीम जो है वो दिफाई मकासद के लिए और उनके अपने इशूज के लिए वो सियासी तंजीम नहीं है और दुनिया भर में ऐसा होता है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले दिनों में वेटरन्स की जो थी सरगर्मियाँ खासी ज़्यादा हो गई थी और इस सिलसिले में हमने देखा कि उनकी
इमरान खान से भी मुलाकात हुई और उन्होंने प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे भी किए। तो पाक फौज ने इससे अपने आप को अलहदा रखा है और उन्होंने कहा है कि पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, जैसे मोहसिन साहब ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत के पास अब मामला है। एक बात ये भी की गई कि इलेक्शन में फौज की तैनाती हुकूमत करेगी। क्या हुकूमत फौज की तैनाती करेगी आपको लगता है, और आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? पाकिस्तान के कानून के तहत आर्टिकल 245 के तहत जो फौज है उसको फेडरल गवर्नमेंट ही कॉल कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कॉल कर सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिप्लॉय कर सकती है तो रेंजर्स को और एफसी को कर सकती है, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है, क्योंकि ये जो रेंजर्स और एफसी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है। तो वो तो अगर इलेक्शन में, जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जी आप आके इलेक्शन ड्यूटीज दें, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया था। तो ये तो इख्तियार की बात होगी, उसमें इख्तियार तो है। अब उसके साथ साथ आपने जिक्र किया दहशतगर्दी के हवाले से, और उसमें 2-3 चीजें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने की, क्योंकि पिछले दिनों से 3-4 दिनों से अगर आपने देखा हो तो कश्मीर के बारे में और फौज की कैपेबिलिटी के बारे में हामिद बीर के इंटरव्यू के हिसाब से कुछ बातचीत चल रही है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप उस तनाजुर में देखें तो उनमें उन तमाम चीज की नफी की गई है जो या तो कश्मीर के हिसाब से ताल्लुक रखती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर ना भारत का टूट अंग है और न रहेगा, और दूसरी फौज की कैपेबिलिटी आप देखती है तो उसके अंदर, और मैं समझता हूं कि उन्होंने ये बिल्कुल ठीक चीज कही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर जारियत इम्पोज की गई, जैसे इंडिया मुख्तलिफ चीज़ों की तरह से लफ्जी जारियत हो या फिजिकल जारियत हो, इनकर्शन की बात हो या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात हो, जैसे आपने देखा कि कौवे मार के गए थे वो बालाकोट में भी, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था दिन की रोशनी में। और इस तरह उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो वी टेक द बैटल इनटू द आर्मी, हम उनके इंडियन टेरिटरी में बैटल लेके। अब दूसरे साथ साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर ना भारत का टूटेंगे। तो कश्मीर के बारे में जो बातचीत हो रही थी, जैसे कहा था जी कश्मीर का कोई सौदा हो गया, और उसको लिंक लोग ऐसे कर रहे थे कि जैसे इसका फौज से ताल्लुक है। जब बाजवा तो चले गए, वो अपनी कैपेसिटी में कोई बात कर रहे थे या वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के साथ, ये तो उन तक रिलेट था। अब जो फौज का रिजॉल्व है वो आज की लीडरशिप के हिसाब से देखा जाएगा। दूसरा, जहां उन्होंने कहा कि जी सियासत के हिसाब से फौज से, और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो गौरतलब है। उन्होंने कहा कि जी अगर एक पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर सियासी पार्टी, खास सियासी पार्टी या खास मजहबी ग्रुप के खिलाफ अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे इंतशार फैलता है। और ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ तो ग्रांट करता है इक्वालिटी टू पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इक्वालिटी टू ऑल पार्टीज, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो सेमी पॉलिटिकल है, चाहे वो रिलीजियो पॉलिटिकल है, कि वो अपने अपने मंशूर को बेच। लेकिन उसमें आइन ये कहता है कि जो भी चीज हो वो पीसफुल तरीके से हो, वो अमन के तरीके से हो, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लिया जाए। तो अगर अब आई एम श्योर कि अगर ये चीज उन्होंने कही है कि किसी एक पार्टी को फेवर नहीं किया जाएगा और फौज किसी, तो वो आने वाले दिनों में क्या, अब तो ये दिन भी, महीने भी, आने वाले सालों में भी देखा जाएगा कि ये रिजॉल्व जो है ये मेंटेन रहता है और फौज जो अपने आप को बिल्कुल डिसएसोसिएट कर। लेकिन उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया है। दूसरा, चाइना के हिसाब से जी ठीक है। बतूल, मुझे आप कहिएगा, जैसे कि अभी ठीक है, कामरानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अमानुल्लाह साहब, आप मुझे कहिएगा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR की तरफ से, और जो मेन फोकस था उनका दहशतगर्दी के हवाले से था। आप सियासी मंजरनामे के तहत अगर देखा जाए तो दुश्मन भी अपना किरदार अदा कर रहा है, ऐसा भी कहा गया है। आप कैसे देखते हैं इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक फौज की सतह पर अपनी पोजीशन की वजाहत है। बलूचिस्तान में और पंजाब से अलावा जो पर्सपेक्टिव है, माजरत के साथ शायद मैं आपके और दोस्त जो बात कर रहे थे उनके पर्सपेक्टिव से एग्री न करूं। मेरे सामने तो इसका पसमंजर है, कश्मीर का पसमंजर हो या दहशतगर्दी का हो, इसके पीछे जो कुछ हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझे दोनों से इख्तलाफ है। क्योंकि दहशतगर्दी को फैलाने वाले भी हम लोग खुद हैं। 1979 से लेकर हमने जिहाद मुजाहिदीन को परवान चढ़ाया, अफगानिस्तान में उसकी ताकत रखी, रूस को तो हमने भगाया, मगर अमेरिका के जरिए हमने जो कुछ काम किया उसको हम आज तक भुगत रहे, हमारी अपनी गलती है। मैं समझता हूँ हमें डे वन से इस बात को ओन करना चाहिए
जो कुछ अफगानिस्तान में हम 70s में करते रहे हैं दाऊद के बाद, उसके बाद हमें उस पोजीशन पे वापस जाना चाहिए जो पोजीशन हमारा दाऊद के वक्त में था। अब तक जितना भी वक्त गुजरा है वो हमारी गलती है, मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको उसके खिलाफ का हक है। दूसरा, जहाँ तक कश्मीर की बात है, इसके अंदर भी मेरे गुजारिश ये है, दुनिया में दो बड़े मुल्क हैं, चाइना और इंडिया। आबादी में भी बड़े एटमी ताकतें भी हैं, मुसलमान एटमी ताकतें, उनके डिस्प्यूट भी बहुत ज्यादा है, उनके स्टेक्स भी बहुत ज्यादा है। मगर मुझे जो कुछ पता चलता है आप लोगों के जरिए से, इस वक्त चाइना और इंडिया का सबसे ज्यादा तिजारत है, सबसे ज्यादा चाइना जो इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, और इंडिया की तिजारत सबसे ज्यादा चाइना में है। हमारा डिस्प्यूट उसके मुकाबले में बहुत ही छोटा है। मैं समझता हूँ हमें दुनिया से सबक हासिल करना चाहिए। हमें चाहे दहशतगर्दी का जंग मकामी हो, चाहे दहशतगर्दी या किसी वो जो बॉर्डर्स का इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। उनको अपने मुल्क के लिए तबाह को नहीं बनाना चाहिए, ना इतनी ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। जापान ने किया है, हम किस तरह जवाब देंगे? 10 गुना हमसे बड़ा मुल्क है, हमारे पास सवाई ईमानी कुव्वत की और कुछ भी नहीं है। और ईमानी कुव्वत की हाल ये है, हम पाकिस्तानी कौन बतौर मुसलमान हम मिलावट के बगैर रह नहीं सकते, चोरी के बगैर रह नहीं सकते, रिश्वत के बगैर रह नहीं सकते, करप्शन के बगैर रह नहीं सकते। हमारे अंदर ईमान भी नहीं है और ताकत भी नहीं है। इसके बावजूद हम कहेंगे हम बेहतरी भी लड़ेंगे और आतिश नमूरी भी हम कूदेंगे। ये सब सतही बातें हैं। फौज का अपना जज्बा, मोरल ऊंचा है, अच्छा है, होना चाहिए, मगर बतौर शहरी में समझता हूँ तमाम डिस्प्यूट को रिजॉल्व होना चाहिए, चाहे इंडिया के साथ हो, चाहे किसी और के साथ हो, चाहे दहशतगर्द के खिलाफ जंग हो। हमें जंग की बजाय अमन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है बतूल, आप मुझे बताइएगा, DGISPR ने एक अहम बात ये भी की कि आर्मी चीफ वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान की अवाम ही असल ताकत है। क्या हुकूमत भी अवाम को ये असल ताकत समझती है? जी, जब से चेंज इन कमान देखा है हमने पिछले कुछ अरसे में, बार बार यही पोजीशन ISPR की तरफ से भी रीइंफोर्स की जाती है। वो बार बार ये बताते हैं कि वो ए पॉलिटिकल है और फौज ए पॉलिटिकल ही रहना चाहती है। जनरल बाजवा अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बात कहे उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमें एक वाजे स्टांस नजर आता है। और ये जो बात की गई है कि इलेक्शन में फौज की तैनाती हुकूमत करेगी, आर्टिकल 245 का इस्तेमाल फेडरल के अंडर आता है, इससे ये बात बहुत वाजे हो जाती है कि गवर्नमेंट जब चाहे फौज के हवाले से अपनी कोई रिक्वायरमेंट आगे रख सकती है। हमने लास्ट टाइम डिफेंस मिनिस्ट्री के जो इश्यूज कोर्ट में भी सुने थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास कम है, लोग कम है, या हम फौज को तैनात करने में मुश्किलात आ सकती हैं सिक्योरिटी की वजह से। तो वो सब क्लैरिटी भी अब मिलती है। मुझे लगता है कि अब सारा मलबा गवर्नमेंट के पास आता है कि इतनी क्लियर पोजीशन ISPR के बाद देने के बाद भी अगर गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से कोई भी बात करती है तो उसका मतलब है कि वो सारा गवर्नमेंट का अपना एक पॉलिसी है। और ये तो ये भी एक फैक्ट होता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है किसी भी मुल्क में, फॉर द टाइम बिंग हम यही समझ सकते हैं कि उसको एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट है। लेकिन जब से नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, उन्होंने बार बार ये कहा कि वो पॉलिटिकल है, वो अपना काम कर रहे हैं। ताकत का मंबा अगर आवाम है, या वो इलेक्शन की बात करते हैं या मुज़ाकरात की बात करते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारे सियासतदानों की नाअहली है कि अगर फौज की तरफ से भी बार बार आपको पैगाम आ रहा है कि अपना मसला खुद हल करें, कोर्ट की तरफ से भी बार बार आपको पैगाम आ रहा है, टीवी के ऊपर आ रहा है, ये भी नहीं कि आपको कोई बैकडोर डिप्लोमेसी करनी पड़ी है। तो इनकी अपनी नाअहली है कि आप बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान को लेके टॉक शोज करें या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके टॉक शोज करें। आपको ये देखने की जरूरत है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। आप खुद अपना काम करें कि आप एक कोर्ट का ऑर्डर, चाहे आप उसे एग्री करें या ना करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद वाकई ये प्रूव करें कि आवाम सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मुझे कहिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक इमरान खान साहब का नैरेटिव ये था कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई है, फिर अमेरिका की तरफ उनका एक नैरेटिव चला गया। अब वो ये कह रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि हम लोग जो उन्होंने गिराई है हुकूमत, ये उनके कहने पर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की हैं। इसका जवाब मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का कहा जा रहा है, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान ने जिस तरह पहले कहा कि असम्बलियाँ जो है वो हमारी जो हुकूमत है वो अमेरिका की वजह से, मुदाखलत की वजह से गिराई गई, फिर उसके बाद नरेटिव पे नरेटिव उनके बदलते गए। अब वो अपने इंटरव्यूज़ में ये कह रहे हैं कि जो असम्बलियाँ तहलील की है वो जनरल बाजवा के कहने पर की थी। ब्रिगेडियर साहब, पहले इस तरह कहना, आप इस तरह का इंटरव्यू आना, क्या मामला ये? असल में दो डिफरेंट चीजें जो आप जिक्र कर रही हैं। जी पहली चीज आपने रिजीम चेंज का कहा। जी। रिजीम चेंज हुआ था आईके के गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट का, और वो हुआ था जिसके बाद शहबाज शरीफ और पार्टी को लाके पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया गया था। उसके बारे में तो इंटरनेशनल मीडिया में, इवन अमेरिकन के अंदर, और एक सईद आफरीदी हैं, एक बहुत बड़े एनर्जी एंड थ्योरी वो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, और उन्होंने इमरान अपना अमेरिकन गवर्नमेंट के बहुत सारे अहदेदारों को इंटरव्यू किया, जिन्होंने वो इंटरव्यू छापा, और उसमें उन्होंने कहा मैं जो कुछ छाप रहा हूँ उनकी मर्जी से उनसे पूछ के छाप रहा हूँ, दे गिवन परमिशन टू प्रिंट इट। उसमें उन्होंने कह दिया कि किस तरह अमेरिका वांटेड इमरान खान गवर्नमेंट टू चेंज बिकॉज ही वाज मूविंग मोर क्लोजर टू रशिया एंड ऑल दैट। तो वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है किसी को कि वो रिजीम चेंज किस तरीक़ेकार से हुआ, और उसमें साफ ज़ाहिर है बाजवा ने खुद भी कह दिया, जनरल बाजवा ने, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें आपको बता दी जाने के बाद इंटरव्यू देके कि किस तरह मैंने किया, किस तरह हमने वो किया। अब दूसरी बात आप जो कर रही है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबलीज के हिसाब से कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा था। अब ये दोनों एंगल से गलत है। एक एंगल से ये गलत है कि जनरल बाजवा ने क्यों ने कहा था। पहली बात तो ये सोचने वाली बात है, वो आर्मी चीफ, और एज एन आर्मी चीफ आप ये बात नहीं कह सकते किसी को। हाँ, अगर आपने ये बात कहनी है तो आर्मी चीफ के नीचे बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं जिनके थ्रू आप कन्वे करते हैं। यू डोंट टॉक डायरेक्टली, इस रैंक के इस लेवल पे आप डायरेक्टली बातचीत नहीं करते। सर, तो आप एक तो समझते हैं दूसरी कि इमरान बात, खान का ये दुरुस्त अमल था सियासी हवाले से अगर हम देखें तो असम्बलियां तहलील करना? देखिए इस पे तो डिबेट हो सकती है ना कि दुरुस्त, अभी तो आज जो चीज आ रही है उसके हिसाब से तो दुरुस्त नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो इलेक्शन हो रहे हैं और ना, लेकिन एक चीज इसके अंदर जरूर आ रही है, वो आपको गौर करनी पड़ेगी। वो ये है कि इमरान खान का जो पॉपुलरिटी ग्राफ है, अगर वो शायद असेंबली डिसॉल्व ना करते तो यहाँ ना जाता जहाँ पे वो है। इट इज नाउ, दुनिया कहती है, अब जो पल्स सर्वे कहते हैं कि 71% पे जा रहा है, तो ये तो उनकी पॉलिटिकल मूव है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जो आप इशारा कर रही हैं, और बड़ा सही आप इशारा कर रही हैं कि इमरान खान ने उनके कहने पे क्यों डिसॉल्व की, तो इसमें फिर यहाँ इमरान खान की वीकनेस आती है ना कि व्हाई डिड ही बाय। जैसे फजल रहमान ने आपको पिछले दिनों कहा कि जी हमें जनरल बाजवा ने कहा था कि जी आप बंदे ले आओ, जुलूस ले आओ इस्लामाबाद तक, और हम 2019 में कहा था कि हम साल बाद इमरान खान की गवर्नमेंट उठाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जनरल बाजवा इस किस्म की चीजों में लगे हुए थे? तो ये यहाँ पे बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं, जिसीलिए आज जो बात हम कर रहे हैं, अगर इसमें जैसे फौज कहते हैं जी ये पॉलिटिकल हो रही है और हो गई, तो ये सिस्टम के लिए एक फायदेमंद चीज होगी। इस साथ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कश्मीर के ऊपर बात हो रही थी, आपके एक मौजूद पार्टिसिपेंट है, उन्होंने कहा कि जी सर ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अमानुल्लाह साहब, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। अब इमरान खान साहब ने शराइत भी रख दी है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत मई में असम्बलियां तहलील करे और फिर जून जुलाई में एक साथ इलेक्शंस पर बात करेंगे। आपको लगता है कि ये एक न्यूट्रल वे है जिससे हुकूमत भी और अपोजिशन भी मान जाएंगी? मैं समझता हूँ ये जरगे की बातें नहीं है, ना अदालत का काम है जरगा करना, ना असम्बलियों का तहलील और असम्बलियों का जो है इलेक्शन, न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है। ये आइन का एक मैंडेट है जो ऑलरेडी दिया गया है, जो 5 साल के लिए असम्बलियां बनती हैं और 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। वो इलेक्शन आइन और कानून नॉर्मल तरीके से जो वक्त है उसी पे होने चाहिए और होते हैं। और जब आप गैर आईनी तरीके से, मसनूई तरीके से इम्पोज करेंगे इलेक्शन को, एक इलेक्शन 1970 में भी हमने देख लिया उसके नतायज। अब अगर किसी को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश पर, पहले माशाल्लाह माजूद के साथ जनरल बाजवा साहब की मर्जी से, अब बंदियाल की मर्जी से अगर असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उसके नतायज अच्छे नहीं होंगे मुल्क के लिए। जो आइन ने 5 साल का मैंडेट दिया है, उससे पहले कोई इलेक्शन जो है वो गैरानी है, गैर कानूनी है और गैर मुसलमा है, और ये वफाक के खिलाफ एक बहुत बड़ा जहरीला इक़दाम होगा। सर, मामलात मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहस रही है। क्या सर, मैंने कहा मामलात जो है ये सारे आप मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहस रही है। इमरान खान ने एक्सेप्ट कर लिया है या इनडायरेक्टली वो मैसेज दे रहे हैं या फिर डिट्रैक्ट करने की कोशिश है? मैं समझता हूँ ये मुज़ाकरात का मजाक खत्म हो जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी बैठे मज़ाकरात कर और मजाक बनाए कौम का,
इलेक्शन में कौम ने जाना है, कौम ने 5 साल तक का कहा है कि 5 साल के बाद वोट डालने जाएंगे। हर दूसरे दिन कोई उठता है, असेंबलियां तोड़ता है, कौम को बुलाता है जैसे बकरियों को बुलाते हैं। कम से कम हम तो बकरी नहीं है, ठीक हो। ना किसी के लिए बकरी बनेंगे। इसलिए कौम को 5 साल का वक्त दिया जाए तो उस कौम को 5 साल के बाद पुकारें और कहेंगे जब आप आ जाएं आप पोलिंग पर वोट दे दें। अब आप हर वक्त अपने सियासी मकासद के लिए कुछ इस तरह ढोलकी बजाते हैं तो बलूचिस्तान के लोग ढोलकी के ठीक है बतूल, जैसे कि अमानुल्लाह साहब ने कहा कि अब मुज़ाकरात का जो मामलात हैं ये खत्म होना चाहिए, ये मजाक। इलेक्शंस होते देख रहे हैं आप? देखिए कोर्ट ने तो डेट दे दी है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू अपना ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम तैयारियां कर रहे हैं। पीएमएलएन और पीटीआई ने पंजाब में अपने कैंडिडेट्स के हवाले से बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी है। तो 14 मई को इलेक्शंस तो होते नजर आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस हवाले से क्या करती है? अगर उसको रोकने की कोशिश करती है तो क्या वो कंटेम्प्ट में जाएगी? और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुज़ाकरात को लेके गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर क्या जवाब देगी। इलेक्शंस तो होपफुली हो रहे हैं आईएसपीआर की स्टेटमेंट के बाद भी कि अगर आपको हमारी किसी भी तरह की जरूरत है तो औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि अब इलेक्शंस बाजवा या फिर ये जो ऑडियो लीक्स हुई सास के कहने पर नहीं बल्कि अपने वक्त पर होंगे, ऐलान कर दिया इस हवाले से भी उन्होंने। जी जी जी, लेकिन इसका मतलब है कि फिर आप कंटेम्प्ट में जाएंगे, फिर आप ये कैसे करेंगे? ये तो ज्यादा क्योटिक होगा। तो अगर हुकूमत वक्त से आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स मिले, जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम कोर्ट के प्रेशर में आके तो इलेक्शन ही करवा सकती है, कोर्ट के प्रेशर में तो आके मुज़ाकरात नहीं कर सकते। फिर मरियम नवाज कहते हैं कि मुज़ाकरात तो सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों से नहीं होती। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की स्टेटमेंट से आप एक मैच्योर गवर्नमेंट के एटीट्यूड का मुजाहरा करें। बाकी आप कंटेक्ट में जाना चाहते हो तो आप जरूर जाएं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये भी देखें कि जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट करना चाह रही थी, जो बिल अब कानून बन चुका है अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, अब दोबारा कोर्ट उसको किस तरह से टेक अप कर सकती है, उसमें अब गवर्नमेंट कैसे प्ले करेगी। बट होपफुली इलेक्शंस हो रहे हैं, होपफुली इलेक्शंस हो जाएंगे। मोहसिन साहब, आपका क्या पॉइंट है, आप कैसे एनालिसिस करेंगे? इलेक्शंस का साल लग रहा है आपको ये? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या पीटीआई की नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। उनका ख्याल है कि बदियाल के साथ जो 3 रुकनी बेंच है वो 14 मई को इलेक्शन करवा लेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत कंटेम्प्ट के लिए तैयार है और वो हर तरीके से हेड ऑन करने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन वो समझती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की अगर उसमें डिक्टेशन मान ली तो पाकिस्तान में जो अदालती मार्शला नाफिज करने की कोशिश की जा रही है इसको तकवीत दे रही है और पाकिस्तान की तमाम जमहूरी हुकूमतें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने एक टूल बन के रह जाएंगी कि जिसको जो चाहे हुक्म दे और उसमें वो अमल करे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आइन को दोबारा रखना शुरू कर दिया है। 63A की जो उन्होंने तशरीह की है वो उनका मैंडेट नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पाकिस्तान की सियासी जमातें सवै एक आपके जिनको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से फायदा हो रहा है, तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के रवैये पे उनके फैसलों पे लेकिन उनके पहले तो कहते थे, हुकूमती वुज़रा के बयानात मौजूद है, वो कहते थे, मरियम नवाज साहिबा भी कहती थी कि असम्बलियाँ तहलील करें इमरान खान साहब, हम तैयार हैं इलेक्शंस कराने के लिए। अब राह फरार क्यों इख्तियार करें, वजह क्या है मेन? तो उन्होंने कुछ तारीख तो नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं और इमरान खान इतने सादा और इतने भोले इंसान हैं कि उनकी बातों में आ गए और उन्होंने उससे मुज़ाकरात किए बगैर और जिसकी निशानियाँ हासिल किए बगैर असम्बलियाँ तोड़ दी। तो ये लगता है कि वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ को बहुत ही अहमियत देती है, उनकी बातों की उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती है, ख्वाह वो उनके नज़दीक मीर जाफर और मीर सादिक क्यों ना हो, लेकिन उसके कहने पर वो अपनी दोनों सबाइश में तोड़ देते हैं और उनके पास कोई आगे का प्लान भी नहीं होता। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ऑडियो लीक्स के हवाले से भी एक सिलसिला जारी है। हमने पहले देखा कि पहले ऑडियो लीक हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो मदर इन लॉ है उनकी, और ख्वाजा तारिक रहीम की जो मिसेस है उनकी एक ऑडियो लीक हुई, और आज भी एक ऑडियो लीक हुई है
जो मुबैना ऑडियो है चीफ जस्टिस साकिब निसार की, साबिक चीफ जस्टिस और साबिक गवर्नर पंजाब ख्वाजा तारिक रहीम, जिसमें वो साबिक गवर्नर को जो ज़ेर समात आज खुद नोटिस से मुतल्लिक जो है वो मशवरे दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब आपसे, ये तसलसल अब दोबारा से शुरू हो गया ऑडियो लीक्स का। अब बात यहाँ तक आ गई है कि हाउस वाइफ्स की भी ऑडियोज़ लीक होंगी, लेकिन अगर हम देखें ऑन सीरियस मोड, हम देखें कि ऑडियो लीक हुई है, एक टेप है, तो डेफिनेटली एक प्रेशर तो होगा। ये दो चीजें हैं इसमें। जहाँ तक तो सास का और बहू का ताल्लुक है जी, सास कभी बहू थी, तो वो तो उसमें तो आप यू कैन डिस्कस एनीथिंग, दे आर नॉट दी, वो कोई अपॉइंटमेंट होल्डर्स थोड़ी हैं जो पाकिस्तान हुकूमत की या पाकिस्तान के किसी अदारे की। वो मेरे घर वाले किसी तरह भी कह सकते हैं कि जी चीफ जस्टिस को ये करना चाहिए, चीफ जस्टिस को वो करना चाहिए, आपके घर वाले कह सकते हैं, वो प्राइवेट सिटीजन हैं। ये तो दुख ये बात है कि ऑडियो रिकॉर्ड की किसने, जिसने भी किया है बड़ा एक डप्रो, आपको पता है एक प्राइवेट सिटीजन एक्ट होता है और ये बहुत सिक्रेसी में जाना एक बड़ा सीरियस क्राइम कंसिडर किया जाता है। दूसरी बात ये इसका जवाब कि तो आज अभी भी नहीं मिला कि ऑडियो लीक की, इससे पहले भी मुतअद्दिद ऑडियोज लीक्स हुई हैं, लेकिन आज तक ये जवाब नहीं मिल सका कि ये कर कौन रहा है। मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा, जब भी हुई है मैं उसको इन टोटलिटी कह रहा हूँ, आपको इंडिविजुअलिटी में नहीं कह रहा। लेकिन एक चीज और आपको बताऊंगा कि जिस वक्त तक इसका फोरेंसिक टेस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे टोटों को जोड़ के भी एक टेप बनाई जाती है जी, और बहुत सारी जो वर्ड्स को जोड़ के आप एक चीज को क्रिएट कर सकते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जहां तक बात की आपने चीफ जस्टिस की और तारिक रहीम की ऑडियो लीक के बारे में, तो उस पर किस चीजों पे वो मशवरा दे रहे हैं या क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑडियो लीक जो है वो सस्टेनेबल एविडेंस नहीं है कोर्ट के अंदर, ये भी रखिएगा, ये भी जानिएगा, until इट गोज थ्रू द फोरेंसिक एनालिसिस, तब उसके ऊपर फोरेंसिक एनालिसिस की बड़ा लंबा प्रोसीजर है। भारत ये मेरी नजर में ये ट्रेंड ठीक नहीं है, और जो भी ये कर रहा है ये कोई अदारे के या पाकिस्तान के सिस्टम के मफाद में नहीं है। इट इज डैमेजिंग, इसको बाहर भी लेके जाया जाता है, और अब अमेरिका में इतना पार्टी वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, मैंने तो अभी तक कोई ट्रंप की या किसी की ऑडियो लीक नहीं सुनी जो रिलीज की गई हो। हालांकि वहां पे सीआईए के पास ज्यादा लेटेस्ट सेपरेटर इक्विपमेंट है, उनके पास ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें वो ये बता सकते हैं कि एक मुल्क के कमरे के अंदर कितने लोग बैठे हुए और क्या वहां तो कोई ऑडियो, हम कोई ज्यादा ही आगे टेक्नोलॉजी में क्या चले गए। इसके लिए सेल्फिश मोटिव्स हैं, बायस्ड मोटिव्स हैं, लोगों को बदनाम करने के मोटिव्स हैं, जो एक दुख की बात है। मैं तो इतना कह सकता हूँ इस चीज में। ठीक है अमानुल्लाह साहब, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है, मसला क्या है अगर एक किसी पार्टी की किसी पॉलिटिकल की किसी तरफ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ किसी की लीनिंग होती है, तो मसला क्या है, व्हाई समबडी हैव अ प्रॉब्लम। अ लॉट ऑफ हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, फोर्स है जिनके बच्चे जो है वो जाकर किसी पार्टी को वोट दे देते हैं, तो मसला क्या है इसमें? तो देखिए, मैं तो इसको कोई मसला नहीं समझता हूँ। जो मसला समझते हैं ये समझते हैं कि चूंकि एक इंक्लाइनेशन फैमिली के अंदर आ रही है, वो प्रेशर है, वो बातें जो घरों में होते हैं। एक जमाने में मैं तो वकील कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जजेस जो है अखबार भी नहीं पढ़ते थे, एक जमाने की बात कर रहा हूँ। जजेस जो है टीवी भी नहीं देखते थे, ताकि हम पर कोई राय जो है किसी की वो असरअंदाज न हो। और फैमिली को भी बिना करते थे कि किसी ऐसी फंक्शन में न जाएं जहां पर किसी के राय को तो किया जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए। जजेस तो एक ऐसे जैसे कुंवारी लड़की की तरह होते हैं, माजरत के साथ आप बच्ची हैं, तो कहने का मकसद है उनकी मॉडेस्टी होती है, उनका उतना इतने ज्यादा वो महदूद होते हैं, पब्लिक से उनको कोई डीलिंग नहीं होती। अब अगर यहाँ पर किसी के फैमिली के सियासत के साथ ताल्लुक निकल आए और उसकी इम्पार्शलिटी जो है उसके ऊपर लोग कसम खाते हैं। जब आपकी फैमिली में इस तरह की सियासत होगी तो यकीनन लोग बातें करेंगे, और जब बातें करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, और अदालत को जो मॉडेस्टी है वो शेक होगा। अब यहाँ पर मैं आपको कई ऐसी मिसालें दे सकता हूँ, आप जैसे जस्टिस कार्नेलिस की मिसाल है, जस्टिस जोराब पटेल की मिसाल है, जो मुसलमान नहीं थे अकीदे के लिहाज से, मगर उनकी इम्पार्शलिटी पर दुश्मन भी कसम खाते थे। तो आखिर हम वो इस तरह के जज क्यों नहीं बन सकते जो गैर मुस्लिम बन सकते हैं? ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। बतूल, मुझे आप कहिएगा, आपको इसमें कोई इंक्रिमिनेटिंग चीज लगती है
मुझे तो एक अलार्मिंग चीज़ ये है कि हाउस वाइफ की ऑडियोज़ इस तरह लीक होना, और फिर मसला इस चीज़ में क्या है, रिगार्डलेस वो किसी की भी हो, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि हम जा किस तरफ रहे हैं, कोई इंक्रिमिनेटिंग कुछ लगता है आपको? देखिए, किसी की जो प्राइवेसी है उसको तो उसमें तो आप जा ही नहीं सकते, चाहे वो किसी सियासतदान की हो या किसी घरेलू खातून की। किसी की भी कॉल टेप करना या किसी की बात सुनना और उसको इस वजह से फैलाना, ये तो वैसे ही बेसिक मैनर्स के खिलाफ आता है। लेकिन जिस मुल्क में एक एक्स पीएम का तो उसकी विसिनिटी बग्ड हो, अगर उसके मिनिस्टर्स की फोन बग्ड हो, और बाद में हम गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड देखें कि वो उसका फॉरेंसिक भी ना करवाएं और उसकी इन्वेस्टिगेशंस ना हो कि ये सिलसिला क्यों चल पड़ा है, और बज़ाहिर लग रहा हो कि वो एक सियासी जमात को डैमेज करेगा एनी हाउ, और वो डैमेज भी नहीं हो रही इंटरेस्टिंगली, तो ये इसका करने का फायदा क्या है? ठीक है, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कि जनरल साहब ने भी कहा कि अमेरिका में ट्रंप को गिरफ्तार करके ले गए, उसने आराम से गिरफ्तारी दे दी। वहां पे तो हमने इस तरह ज़मान पार्क की तरह के सीन्स नहीं देखे सीन्स, लेकिन इस तरह से नहीं देखे कि पूरा मीडिया दिखा रहा है तरीके से उसने गिरफ्तारी दे दी। तो वहां तो कोई ऑडियो लीक्स नहीं आई। हालांकि जिस तरीके से ट्रंप ने काम किया, अमेरिका में लोगों की बहुत बड़ी तादाद उनसे तंग थी। वो जिस तरह से अपने कॉलीग्स के साथ ट्रीट करते थे, जैसे जर्नलिस्ट के साथ ट्रीट करते थे, तो बड़ा एक इंसल्टिंग रवैया था उनका दूसरों के साथ। लेकिन इस तरह की ट्रीटमेंट्स से आप यही साबित करना चाहते हैं कि आप रिवायती सियासत कर रहे हैं, आप रिवायती तरीके से अपने हरीफों को हराना चाहते हैं, आप जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते। और ये साकिब निसार साहब की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक पहले वाली एक ऑडियो थी जिसका फॉरेंसिक आया भी था, लेकिन हम इसको भी नहीं नजरअंदाज कर सकते कि इसमें एडिटेड वर्जन्स होते हैं। और अब यकीन करें, मैंने तो इसमें लिखा भी है, मुझे तो लगता है इस पे कमेंट करना अनएथिकल है। Why would I comment on something that is not proven कि वो ठीक भी है या नहीं? मैं किसी की जाती बातचीत पे कमेंट क्यों करूं जब मुझे पता ही नहीं है, और ना हम लोग ये बॉदर कर रहे हैं, ना हमारी स्टेट बॉदर कर रही है। ठीक है बतूल, आप समझती हैं कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। मोहसिन साहब, मुझे आप कहिएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि इस चीज़ का फॉरेंसिक होना चाहिए। एक तरफ वो कह रहे हैं इसका टेस्ट करवाओ, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जिनकी ये ऑडियोज़ हैं उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिनके बारे में हैं उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और बात ये है कि वो ये नहीं देख रहे कि ये आई कैसे हैं, लीक कैसे हो रही हैं, रिकॉर्ड कौन कर रहा है, लेकिन इस्तीफ़ा दिलवाना है। राना सुनाना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका फॉरेंसिक होना चाहिए। अगर ये गलत है तो जिन लोगों ने ये जारी किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर ये दुरुस्त है तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जो मैसेज जज साहबान वसूल भी कर रहे हैं और आगे से जवाब भी दे रहे हैं, उन्होंने ये सहूलियतकारी भी फराहम की जा रही है कि जलसों में आपके लिए दुआएं हो रही है। तो ऐसे जजों को और उनके केसेस भी देखे, बेंच जिस तरह बना के वो केस फिक्स करते हैं और चंद जजों के को उसमें बिठाते हैं, और एक ऐसे जज जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त भी गई हुई है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान है वो भी एक पार्टी बने हुए है, वो जज की जो आला पवकार होता है उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे, बल्कि एक पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं। उनकी क्या मकसद है और वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं, ये तो बातें बहुत लोग जानते हैं। और उनके फैसलों से जो एक कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी वो अमल नहीं हुआ, उसके खिलाफ बेंच बना के उसके हुक्म ने इम्तनाई दिया। ये भी एक हमारे सामने है। खाली हमारे सामने ये तस्वीर नहीं है कि उनकी ऑडियो लीक हो गई और वो घरेलू ख्वातीन थी, वो घरेलू ख्वातीन नहीं है, बल्कि वो सियासत में इन्वॉल्व है, उनका सियासत में एक हिस्सा है और उनके जजों के साथ ताल्लुकात। ठीक है सर, आप ये समझते हैं कि अगर ये ऑथेंटिक है तो इसका फिर फॉरेंसिक भी होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मजीद अगर मैं आपको बताऊं तो अब जी सऊदी अरब ने भी $2 अरब दे दिया है, तस्दीक कर दिया, और यूएई ने $1 अरब देने की तस्दीक कर दी है। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि सब शराइत पूरी कर दी गई हैं, हुकूमत के मुताबिक फंडिंग दे दी गई है,
इलेक्शंस के हवाले से भी उन्होंने बात की। मुझे बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, अब जो हुकूमत जो बात कर रही थी पहले इलेक्शंस ना करवाने के हवाले से, तो अब तो ये कह रहे हैं कि मुआहदा भी जल्द हो जाएगा, फंड्स भी मिल जाएंगे, तो फिर इलेक्शंस होंगे इस हवाले से भी? जैसे वो हमने देखा कि मुख्तलिफ उज़र पेश किए जा रहे थे, सिक्योरिटी, फंड्स। नहीं, ये तो पहले मैं क्लैरिटी आपको जरूर देना चाहूंगा कि जो चीफ जस्टिस की मैसेज या ख्वाजा तारिक रहीम की मैसेज है वो दे आर नॉट सियासी, दे आर नॉट पॉलिटिकल, बिल्कुल एब्सोल्युट दे आर, वो घरेलू खातीन है। तो हमें इस चीज को इस तरह नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए किसी को अननेसेसरली। जैसे पहले बताया कि फैमिली की कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप डेमोक्रेसी की बात करती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन यह इनग्रेन करता है कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए, उससे कोई डिबेट नहीं हो सकती। दूसरी बात जो आपने कही इलेक्शन होने के लिए या उसका ताल्लुक होना फंड से, वो तो स्टेट बैंक पहले कह चुका है कि हम फंड दे सकते हैं। उसने तो सऊदी अरब का पैसा आने से पहले और यूएई का पैसा आने से पहले कहा था कि जी हमारे पास फंड्स हैं और हम फंड दे सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा तो उसके ऊपर कायमा कमेटी का इजलास, फिर नेशनल कमेटी का इजलास, फिर ये कि ये नहीं फंड्स नहीं दिए जाएंगे, किया ही क्या है। मतलब एक ड्रामा है ना, एक सर्कस लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, सर्कस लगा हुआ ड्रामा आपको लगता है। ठीक है, अमानुल्लाह साहब मुझे क्विक कमेंट कीजिएगा। नवाज शरीफ साहब ने भी सऊदी, मरियम नवाज साहिबा ने भी पीछे अभी दौरा किया था, हमने रमजान में देखा सऊदी अरब, तो ये जो फंड्स जारी हुए हैं ये दौरे की वजह से हुए हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, बतूल आप मुझे इस पर कमेंट कीजिएगा कि जो हमने देखा रमजान में अभी जो दौरा भी हुआ था सऊदी अरब का, इस हवाले से फंड्स जारी किए गए हैं? नवाज शरीफ के या वहाँ पे किसी भी शख्सियत के साथ नवाज शरीफ के इतने अहम और अच्छे ताल्लुकात होते होने में कोई बुराई नहीं है। तो हम कभी भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मद में जो चंद अरब रुपए पाकिस्तान को चाहिए थे उसमें कभी देर ना होती। जो स्टाफ लेवल का मुआहदा करने के लिए हम डिफॉल्ट के दहाने पे रहे हैं बहुत अरसा, उसमें देर ना होती। उस वक्त नवाज शरीफ और सऊदी अरब के ताल्लुकात कहाँ थे? होते होंगे ताल्लुकात, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने बासर थे कि रातों रात या चंद हफ्तों में $1 बिलियन सिर्फ नवाज शरीफ के नाम पे पाकिस्तान में आ जाते। मैं आपको याद करवा दूं कि ठीक है, मोहसिन नजर खान साहब मुझे बताइएगा, अब ये जो मुआहदा हो जाएगा, कहा भी जा रहा है इसहाक डार की जानिब से, मुआहदे के बाद आपको लगता है कि मुआशी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में? मुझे नहीं लगता कि एक तवील अरसे तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी खराब है और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखें कि रूस और यूक्रेन जंग की वजह से हालात खराब है। तो अभी मुस्तकबिल करीब में तो कोई हालात की बेहतरी नजर नहीं आ रही। जहाँ तक बात है, जो पहली बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के जज की सास पे और ख्वाजा तारिक रहीम की बेगम पे, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेके और थ्रू मोटो नोटिस लेके मुनज़्ज़म कराती, और क्यों नहीं ये बात वाज़ेह हो जाती। इसमें हमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो सियासी है या नहीं है। अगर वो ये उसकी रिकॉर्डिंग है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर ये बात दुरुस्त है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उनका तज्ज़िया आपने जाना। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल फिर हाजिर होंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ।